साथ जो ब्लू फिल्म बनाएगा उसको इतना रुपए दूंगा। तू बनाना मेरे साथ, तू तो मेरा पति था, तेरे को तो लीगल लगता है। तू दूसरे को फ्लाइट ऑपरेट करके निकली थी। 12 टाके लगे हैं, स्लीपिंग पिल्स। शादी होने के बाद मेरे साथ एक रात भी नहीं रहे। हाँ। एक रात भी नहीं रहे। एक रात भी नहीं रहे। एक रात अपनी पत्नी को बोल सकता है, अगर वो तैयार होकर आपके सामने आ रही है और अच्छे से आपका हाथ पकड़ी, चलो बैठो आज खाना साथ में खाएंगे, तो वो पति का वर्ड क्या होता है कि तू वैसे जैसे हरकत मत कर मेरे सामने। खाने को कुछ नहीं, बाहर जाके कमाना खाना वो चीज आज भी रोंगटे खड़े करती कि वहाँ पे सरवाइव करना बहुत गंदा था। KPS स्कूल में मैंने टीचरशिप का भी जॉब किया, किसी के घर जाके भी काम किया। कैमरा लगा के मेरी बच्ची की पिक और मेरी पिक करके कितने दिन तक मैं उसे डर के साथ जी हूँ कि मेरा प्रोफाइल तुम खराब कर दो। कराते थे जब मैं मेरे पर एक बार तो उन्होंने कुछ मिर्ची पाउडर वगैरह फिकवाया था। हॉल में कपड़ा चेंज कर लिए, उस पिक को उन्होंने वायरल करके मेरे इंस्टाग्राम, मेरे FB में ये लिखो तुम कि यार ये मेरा नंबर पूरा उन्होंने बताया और उसमें लिखा कि इसकी न्यूड पिक दो। अरे मेरे से मांग लेता, तेरे को था, तू तो मेरा पति था, तू तो देखा था मेरे को, तू दूसरे से क्यों मांग रहा है? मेरे से ही मांग लेता, मेरे से ही मांगता ना। तू मेरे पूरे फ्रेंड्स को कर रही है। आपके माँ बाप के सामने फोन आता है क्या? तू चलती है, तू लड़की सप्लाई करती है, तो मेरे साथ सुन। ये सबसे गंदा, सबसे घंटा ये होता है कि चलो आपकी माँ को स्कूल चेंज कराती रही कि मेरी बेटी की मेंटलिटी सुधरे, वो डिप्रेशन में आ गई। इंसान बहुत लड़ता है, लेकिन इस बार भी सुसाइड करने के बहुत सारे बार ऑप्शन है। लेकिन देखिए, अगर आप पढ़ सक रहे हैं लैंग्वेज, आप अगर देखेंगे इसकी लैंग्वेज नीचे, ये आप देखें, ये जो सुअर लिखा है, ये क्या लिखा है उसके आगे मैं तो बोल भी नहीं सकती। ये मैसेज मेरे पापा, मेरे फादर ये मैसेज कोर्ट में दिखा रहे हैं कि इसके साथ ये हुआ है। ये मैसेज एक बाप पढ़ रहा है, एक जवान लड़की पढ़ रही, मेरी बेटी। आप बताइए। हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि लाइफ में जब परेशानी पड़ती है तो लोग अक्सर टूट जाते हैं, पर कुछ लोग टूटने के बाद भी जुड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। ऐसे कुछ व्यक्तित्व हमारे साथ में देखने मिलते हैं, पर बहुत कम मिलते हैं। अक्सर हमने परेशानियों में लोगों को टूटते बिखरते ही देखा होगा, पर आज जो व्यक्तित्व हमारे साथ में है वो ऐसा व्यक्तित्व नहीं है। अपनी परेशानियों को सीखना, उससे सबक लेना और मजबूत बनना, ये सिखाता है आज का हमारा व्यक्तित्व जो हमारे साथ में है। आज हमारे साथ में है मैडम नेहा गुप्ता। बहुत खुशी मुझे हो रही है कि हम ऐसे व्यक्तित्व को आपके साथ मिला रहे हैं और आपको ये बताएंगे कि कैसा इनका संघर्ष था और कितने संघर्ष के बाद मैडम यहाँ तक पहुँची है। तो चलिए स्वागत करते हैं, मिलते हैं मैडम नेहा गुप्ता जी से। तो मैडम जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द सिटी खबर में आपका स्वागत है। थैंक यू आपका। मैडम, हम लोग तो अक्सर देखते हैं कि जो जज होते हैं वो एकदम बिल्कुल बंधे से होते हैं और एकदम उनका जो प्रोफाइल होता है बहुत ज़बरदस्त रहता है। लोग मिल भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते, बहुत टेंशन में दिखते हैं। कैसे आप लोग वर्किंग करते जाओ, प्लीज़ थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा गुप्ता है। मैं न्यायाधीश समकक्ष अधिकारी दुर्ग संभाग स्थायी लोक अदालत में पदस्थ हूँ और आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मतलब वही हम जानना चाहते हैं कि कैसा काम आप लोगों का रहता है। बहुत टेंशन रहता है, एक एक डिसीजन जो आप लोग देते हैं, ऐसा कहते हैं कि भगवान होते हैं न्यायाधीश। तो ये जो भगवान है, न्यायाधीश जो होते हैं, कैसे अपना डिसीजन ले पाते हैं इतने प्रेशर के साथ? एक्चुअली देखिए, ये जो वर्ड आ जाता है न्यायाधीश समकक्ष अधिकारी, है ना, मैं मेंबर जज भी हूँ। इसमें ये रहता है कि आप पहले ही न्यायाधीश बोल दिया, मतलब न्याय करना ही है आपको, तो बिना बहस के, बिना लात लपेट के आपको ऐसा सोचना है कि करना ही है। और अगर आप देखेंगे किसी को न्याय मिलता है तो किसी के साथ अन्याय होता है। एक हमको दुआ देता है तो दूसरा बद्दुआ देता है, तो दोनों तो बराबर बैलेंस ही चलता है हम लोग की लाइफ में। और जो कि आपने प्रोटोकॉल की बात की है कि जजों से मिलना बहुत मुश्किल होता है, आपने बिल्कुल सुना है कि जज लोग का काफी प्रोटोकॉल होता है। उससे सबसे बड़ा प्रोटोकॉल ये होता है कि आम आदमी उनसे नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये हो जाता है कि हर किसी के केसेस आते हैं और एक जज के नीचे बहुत सारे होते हैं, मैजिस्ट्रेट होते हैं, सिविल जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे एडीजे होते हैं, उनके पास बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे कि कुटुंब न्यायालय है,
लोक अदालत है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, सिविल न्यायालय है और क्रिमिनल कोर्ट है। तो ये सारों को देखना रहता है, तो कब कौन सा केस आ जाए और आप अगर नहीं मिलते हो या मिलते हैं तो पता नहीं कौन ड्राइव लेके आ जाए। जी जी। बहुत ज़्यादा वो रहता है, तो इनका प्रोटोकॉल अलग रहता है। एसपी कलेक्टर से बहुत अलग प्रोटोकॉल रहता है। और न्याय देते समय तो चाहे वो डॉक्टर हो, ऑपरेशन सक्सेस होगा कि नहीं होगा उसको भी नहीं पता है। जब पूरी कहानी सुनता है तब वो ऑपरेशन करता है ना। एसपी भी सारी चीजें पूरी केस हिस्ट्री समझते हैं तब वो अपना करते हैं। तो सेम वैसे ही हमारा भी रहता है और डिफिकल्ट रहता है, प्रेशर रहता है कि हम किसी के साथ अन्याय बस मत करें। तो मैडम एक बहुत अच्छी पोस्ट पे आप हैं, समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा था कि मुझे जज बनना है? कैसे जर्नी आपकी स्टार्ट हुई? जज के बारे में आपने क्या सोचा था? नहीं, पहले तो फ्रेंकली बताऊं तो ये बहुत मतलब बहुत अच्छी पोस्ट है और रेपुटेड है और नाम सुनने से ही सब इतनी ज़्यादा इज्जत देते हैं। तो मेरे फादर स्वर्गवासी श्री आनंद किशोर गुप्ता जी एडवोकेट रहे हैं। मेरी फैमिली में आधे एडवोकेट हैं, आधे डॉक्टर हैं। अच्छा, तो इसलिए फिर आपको तो मुझे ये लगा था कि पापा को देख के कि काफ़ी ईमानदार थे पापा, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, पापा कभी वहाँ पहुँच नहीं पाए। आधे से ज़्यादा केस पापा फ्री में लड़ते थे। तो मुझे लगा कि कोऑपरेटिव के नाम पे पापा का बेस्ट था। मतलब राजनांदगांव में सब लोग कोऑपरेटिव के जितने भी केस थे पापा के पास आते थे। तो वहाँ से दिमाग में आ गया था कि इस फील्ड में हम जा सकते हैं। पर आपको दर्शकों हम बताएं कि आज जिस पोस्ट पे मैडम है बहुत अच्छी है, एक ज़बरदस्त ऑरा है, लोग चार लोग मिलते हैं, सैल्यूट करते हैं, बहुत मान सम्मान होता है। पर यहाँ तक की जो इनकी जर्नी है, ये जर्नी भी बहुत कष्टप्रद थी, बहुत पेनफुल थी। वो पेनफुल जर्नी क्या थी ये हम नहीं बताएंगे, मैडम से खुद सुनेंगे और आप भी जानेंगे कैसी वो जर्नी थी। पर ये जो सारी जर्नी है ये हम सब के लिए, मैं केवल आपके लिए कह रहा हूँ, ये हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन है। तो अब सुनते हैं उस पार्ट को जहाँ से मैडम यहाँ पर आई। तो मैडम जो हमने सुना है वो बात ऐसी थी कि जब आपकी शादी हुई थी आपकी एज बहुत कम थी और तब आपका ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था। तो शादी के समय ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन, फिर आपका शायद आपने 3 पीजी किया हुआ है, फिर एलएलबी, फिर एलएलएम और फिर यहाँ तक की जर्नी। प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा था स्टार्टिंग में वो मुझे अब समझ में आ रहा है, बोलते हैं कि भगवान उसी को सहने की ताकत देता है जो बहुत सहता है। तो स्टार्टिंग में तीसरी लड़की थी फैमिली में, तो मम्मी का बहुत रोना था कि मैं तीसरी बेटी हूँ मम्मी पापा की। तो उनको ऐसा लगा था कि यार तीसरी लड़की हो गई। मेरे दादाजी इकलौते थे, फादर इकलौते थे, तो मम्मी को लगा कि एक लड़का हो जाता, लड़के की जगह लड़की हो गई। तो बहुत रोए, मम्मी चाह रही थी कि लड़का हो जाए। फिर मेरे बाद भी मम्मी ने ट्राई किया, बट भगवान की इच्छा के आगे सब नतमस्तक हैं। मेरे दादाजी का कहना था कि नहीं, लड़की हुई है, ये चहकेगी जरूर, कुछ कर दिखाएगी। ठीक है। फिर मम्मी और पापा ने बहुत अच्छे से उस समय हमको इंग्लिश मीडियम में डाला था, वो भी क्रिश्चियन स्कूल में, वेस्लेन इंग्लिश मीडियम राजनांदगांव से हमने स्टडी किया है। थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम रही हूँ और समाज में उस समय हम लोग इंग्लिश मीडियम में ही थे। तीनों लड़कियाँ इंग्लिश मीडियम में थी। बड़ी वाली दीदी भी क्वालिफाइड है, वो पुणे में आज प्रिंसिपल है, फाउंडर प्रिंसिपल है SNVP स्कूल में। सेकंड नंबर वाली दीदी बहुत सोशल एक्टिव है, वो भी वेल सेटल्ड है। और मैं भी सेटल्ड नहीं कह सकती अपने आप को, बट जॉब वाइज सेटल्ड हूँ। तो बड़े होते होते तक काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन बोलते ना दिमाग में था कि जिससे प्यार करो उसी से शादी करो। तो ठीक है, लव मैरिज हुई, उतना समझ में आया नहीं था कि कास्ट देखनी चाहिए, क्योंकि जब मेरी शादी हुई 2005 में हुई थी, तो उस समय ऐसा नहीं था कि मैं कास्ट देखूं। मेहरा सरनेम फिल्मी दुनिया में बड़ा अच्छा लगता था, मेहरा है, तो समझ में आया नहीं था। जब शादी करने के बाद समझ में आया कि आपकी क्या एज थी? मेरी 22। हाँ, अफेयर तो स्कूल से ही स्टार्ट हो गया था। स्कूल कॉलेज 4 साल अफेयर चला हमारा, और उसके बाद शादी भग के किया हमने। हमको तो ये भी नहीं समझ में आता था कि कपड़े लेकर जाएं, वो भी शायद देख रहे होंगे। उनसे अच्छे टर्म्स हैं अभी भी मेरे एक्स हस्बैंड से, और उनकी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा चाहती थी। जो भी डिस्प्यूट हुआ उनके और हमारे बीच में, 7 ईयर्स हम साथ में रहे। शादी किया तो उनको बड़ी अच्छी लगी। मैं दुबली पतली थी काफ़ी 40 किलो वज़न था,
और उनके हिसाब से मैं सुंदर थी उस समय भी। सास ससुर के साथ बड़े खुश अभी भी थे। सुंदर हैं आप। थैंक यू। तो वो बड़े खुश थे कि पढ़ी लिखी लड़की आई है और इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई है, अच्छी कास्ट है। तो मेरे सास ससुर बड़े अच्छे से मेरी हल्दी सेरेमनी कराए और बाकायदा रिसेप्शन दिया, पूरे रीति रिवाज से मुझे दुल्हन के रूप में, बहू के रूप में अपनाए मुझे, और मुझे बड़ा चाहते थे दोनों मेरे सास ससुर। लेकिन मम्मी पापा उस समय नहीं आए थे। गुस्सा था कि हाँ, हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आ सकते थे, तो तुम वेट क्यों नहीं किया, हमको बता देती। तो मुझे क्या, देखिए कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंट्स को जानते हो कि जनरल कास्ट है तो आप शेड्यूल कास्ट से तो शादी करोगे नहीं, इम्पॉसिबल वे है। और पापा इतने रेपुटेड एडवोकेट, मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, गांधीवादी रहे हैं वो। मतलब जब से मैं पैदा हुई मैंने अपने दादाजी को खादी के अलावा कोई वस्त्र पहने नहीं देखा है, पूरे जितने भी बड़े बड़े हैं। जी हाँ, तो उनकी यहाँ की लड़की अगर शेड्यूल कास्ट शादी करे तो बहुत बड़ी बात है, तो तैयार होते नहीं। ठीक है, तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो ये शादी कैसे की? एक्चुअली देखिए उनके अफेयर्स थे, और आप देखिए क्या होता है ना, एक तो जरूरत से ज्यादा किसी को जान लो बहुत घातक होता है। ठीक है, लव मैरिज में यही होता है। चलती लव मैरिज क्यों नहीं, उसका मेन मोटिव ये रहता है कि आप एक दूसरे को जरूरत से ज्यादा जान लेते हो, फ्रेंडली हो जाते हो, इज्जत नहीं रहती, क्योंकि आप फ्रेंड रहते हो, आप सारी चीजें कर चुके रहते हो अफेयर टाइम पे, सीधी सी बात है। तो नया कुछपन नहीं होता, जो होता है पुराना ही होता है, घिसा पीटा होता है, चाहे वो लड़ाई हो। जैसे मैं बता रही हूँ, मेरे और मेरे एक्स हस्बैंड के बीच में वो मेरे सारे फ्रेंड्स को जानते थे, मैं मेरे फ्रेंड्स को वो जानते थे। वो कहाँ किस वक्त कहाँ रह सकते, 4 साल अफेयर में तो एक दूसरे का पता ही रहता सारी चीजें, और वो कब गलत कर सकते हैं, कब झूठ बोल सकते हैं, वो चीज पता रहता है। तो डिस्प्यूट तो आम बात है। ठीक है, बेटी हो गई थी, चल रही थी, गाड़ी चल रही थी, जो भी हमारे बीच में हुआ वो तो मैं वहां से छोड़ के मैं सुसाइड कमिट करके निकली थी वहां से। फिर डाइंग स्टेटमेंट जब लेके आए उन्होंने, तो मैंने नाम नहीं लिया था किसी का, क्योंकि वो मेरा डिसीजन था। उसने मुझे प्रवोक नहीं किया था कि तू मर जा, सीधी सी बात है ना। मेरे इन लॉज ने मुझे प्रवोक किया या मुझे कुछ किया कि मैं मर ही जाऊं। ये मेरा डिसीजन था कि बड़ी मुश्किल से तो मम्मी पापा ने मुझे अपनाया है, और इतना डिस्प्यूट होने का 7 साल वेट करना किसी मैरिड लाइफ में कि नहीं अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, फिर अपने घर जाना, क्या मुंह लेके जाओगे, एक लड़की के पास क्या ऑप्शन रहता है। तो एक लास्ट ऑप्शन जो बोलते हैं कमिट सुसाइड, हमने सुसाइड कमिट किया था। ये 12 टाके लगे हैं, स्लीपिंग पिल्स खाया था। तो ये दोनों चीजें आपने एक साथ की थी? हाँ, मैंने काटा भी हाँ। और मैंने स्लीपिंग पिल्स भी खा लिया। लेकिन उससे पहले कहते हैं भगवान या सरस्वती जी, आप हिंदू हैं तो सरस्वती आपके मुख में बैठ जाती हैं, तो उन्होंने या बुद्ध की देवी बैठ गई थी बेटी के। किस्मत कह सकते हो कि मैंने फोन लगा दिया कि अब मेरी बेटी को संभाल लेना। मैं बहुत सहन करती थी, मैंने पेरेंट्स को फोन करके लास्ट वर्ड यही था, मम्मी मेरी बेटी को देखना, मैं नहीं देख पाऊंगी। आप जब स्लीपिंग पिल्स खाते हैं या जब एकदम ज्यादा स्लीपिंग पिल्स खाते हैं तो आपकी जवान लड़का आती है, वो अलग होता है, नशे की तरह। हाँ, नशा की तरह रहता है। तो उन लोगों ने तुरंत वहां से आए, क्योंकि लोकल मैरिज थी, रेवाड़ी में इनका था और मेरा हलवाई लाइन में था, तो वहां से पहुंचने में 5 मिनट से ज्यादा लगता नहीं था। उस समय ज्यादा राज इंपीरियर ये मोड़ा अगर कुछ भी नहीं बना था, एक जंगल टाइप का था। तो तब आए तो उस वक्त घर में सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे शायद, कोई नहीं था, मेरे छोटी नंदी की शादी थी, ये लोग सब गए थे उसको लिवाने। 5वां कुछ होता है, चौथे वाला उसमें दिवाने गए थे। तो मेरी बेटी खेल रही थी, उसको ये भी नहीं पता था कि मम्मा ने सुसाइड कर लिया करके। फिर उन लोग आए, लेके गए, वहाँ से उठी। फिर मैंने जब भगवान बचा लिए 7 दिन सोई हुई थी, कितने दिन ये नहीं पता है। 7 दिन आपका कोमा में थे कंप्लीटली? हाँ हाँ, 7 दिन। और फिर वो 7 दिन बाद आपने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है। हाँ, बिल्कुल नहीं जाना है, मैं अपनी बेटी की कस्टडी लूँगी। उठी उस समय पूरा मतलब मई जून का था महीना, और मैं 3 स्वेटर पहनी हुई थी, क्योंकि जिसको आप ज़रूरत से ज़्यादा चाहो, जिसके लिए आप अपने माँ बाप को, पूरी सोसाइटी को छोड़ दो, और उसके बाद फिर उससे अलग होना, और आपकी एक बच्ची, उसके साथ आपने गलत किया। जब मैंने सुसाइड किया तो मैंने सोचा कि नहीं, मैंने तो अपने हस्बैंड से ज़्यादा मैंने गलत किया। मेरी थी, मैंने उसको कंसीव किया था 9 महीने, मैंने उसको बर्थ दिया, मैं उसको छोड़ के कैसे जा सकती?
गलती की थी, बहुत बड़ी गलती की थी। दूसरी बड़ी गलती थी मेरी, शादी इसलिए बड़ी गलती नहीं थी क्योंकि जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है बड़ा बुरा लगता है, ट्रेंड में शादी किसी और से, क्या किसी और से, वो मैंने नहीं किया। तो मेरी आत्मा में एक सेटिस्फैक्शन था कि मैंने जिसको बहुत ज़्यादा चाही उसको मैंने उसी से शादी की। गलत ये था कि मैंने सुसाइड कमिट किया था, मैंने बच्ची का नहीं देखा, उसने नहीं देखा, वो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैंने अपनी बेटी का नहीं देखा क्योंकि फिर मेरे दिमाग में एक पैरेलल था कि मैं उस समय अकेले हुई थी, तो आके मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया। मेरी मम्मी मेरी इतनी बड़ी गलती स्वीकार की, मैं तो इतनी बड़ी हो गई थी तो मेरी गलती स्वीकार की, मेरी मम्मी ने मुझे अपनाया, मेरी मम्मी पापा ने। तो मैं एक छोटी सी बच्ची 7 साल के बच्चे को कैसे किसके भरोसे छोड़ के मैंने सुसाइड किया। फिर आप वापस घर आ गई अपनी? हाँ, मम्मी पापा ने ले आए, आपको? मम्मी पापा फिर ने पहले फिर एक और आपकी लाइफ में एक और पेज खुलता है। हाँ, फिर सेकेंड मैरिज, हाँ, वो कैसे था और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आई वो कैसे? सेकेंड मैरिज का ऐसा था कि उन्होंने कर लिया था, मेरे एक्स हस्बैंड ने शादी कर लिया था, तो उसके बच्चे भी हुए थे, शायद एक बेटा हो गया था, बड़े प्यारे 2 बेटे हैं उनके। तो उनकी जब शादी, तो मम्मी पापा को भी लगा भाई उसने शादी कर लिया, वो जब दोबारा घर बसा सकता है तो तू क्यों नहीं बसा सकती। मेरा डिसीजन एक था, मैंने बोला जो मेरी बेटी को एक्सेप्ट करेगा, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, मैं कर लूँगी। जो उस बीच का ड्यूरेशन था मेरे डिवोर्स से लेकर सेकेंड मैरिज तक का, उसमें मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। मुझे बोझ नहीं बनना था। हम 3 लड़कियां थी। देखिए, हर बाप को ये लगता है कि उसका बेटा हो, अगर बेटा ना हो तो बेटियां उस पर बोझ ना बने। बाप को तो कोई बेटियां बोझ लगती ही नहीं है, लेकिन अपन को लगता है कि अपन कुछ कमा के नहीं दे तो उनसे कुछ लो मत, क्योंकि उनके बुढ़ापे में भी वो अपना अगर उठा रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। और पापा तो काफ़ी सपोर्टिव रहे, उन्होंने तब भी बोला था ठीक है, जो सज़ा देना था एक पेरेंट्स के तौर पे उन्होंने सज़ा दिया, 2 साल मुझसे नहीं मिले। फिर उसके बाद अपनाया, जब मेरी बेटी हुई तो उसके फिर डिवोर्स के बाद फिर अपनाया। उन्होंने कस्टडी का केस लड़ा, बेटी को लेके आए। बेटी ने तो गवाही दे दी थी कि मैं पापा साथ रहूँगी। जैसा भी था मेरे साथ, जो भी होता था उनके साथ, लेकिन मेरी बेटी के साथ सबका व्यवहार बहुत अच्छा था। तो फिर जब आपने फिर से स्टडीज स्टार्ट की, तब आपने कहाँ से स्टार्ट किया? 12th से या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दी थी। उसके बाद फिर मैंने वापस 10 साल बाद, क्योंकि 7 साल की बेटी हुई, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, हाउस वाइफ बन के रही, एक लौती बहू थी। तो सेकेंड मैरिज वाली जो प्रॉब्लम्स फिर स्टार्ट हुई थी, सेकेंड मैरिज कैसे हुआ, इस बारे में ज़रा बताएं। तो वही मम्मी पापा का था कि जब वो सेटल हो सकता है तो तू भी सेटल हो सकती है। मैंने कहा ठीक है, आप लोग देख लीजिए। फिर इन लोग ने देखा, मैट्रिमोनियल में इधर उधर पता लगा, तो कोरबा में एक फैमिली है, लक्ष्मी नारायण गर्ग नाम से फैमिली है। गर्ग है, अग्रवाल है, तो अच्छी कास्ट है। हाँ, अच्छी कास्ट हो गई है। और अग्रवाल और अग्रहरी, अग्रसेन महाराज के 2 पुत्र हैं, तो अच्छी कास्ट है। तो ठीक है, देख लो। मैंने कहा बेटी को मिलवा दो आप जाके। मम्मी पापा गए, बेटी को मिलवाए, तो लोग बड़े खुश कि हाँ बेटी अच्छी दिखती है, लड़की अच्छी दिखती है। उस समय हेल्थ और कम थी ठीक है, अच्छी दिखती है। तो लड़का भी तैयार, हम भी तैयार। 2 महीने के बीच में हम दोनों की मैरिज फिक्स हो गई। हमने, पापा ने कहा कि पहले बार जब तुमने किया था तो तुमने भग के शादी कर लिया था, तो सेकंड टाइम हम यहाँ पे सगाई वगैरह एक इवेंट करेंगे। तो एक इवेंट हमारे राजनांदगांव में हुआ था, हमारे अग्रही भवन में समाज के पूरे लोगों को बुलाया गया, रिंग सेरेमनी हुई, तिलक विलक जो गोद भराई होती है, सारी चीज़ें पापा ने किया। करीबन 300-400 लोग का डिनर था, ये हुई। उसके बाद नवंबर में हमारी शादी हुई। नवंबर में शादी, तो बोले हम कोरबा में नहीं करेंगे, राजनांदगांव में नहीं करेंगे। तो पापा ने कहा कहाँ करेंगे? बोले भटली एक गाँव है उड़ीसा में, रामदेव बाबा पूछते थे उनको। बोले भटली में गांव है, वहाँ पे एक शादी करेंगे। बोले ठीक है करते हैं। मुझे फ़ोटो का शुरू से शौक है, आज भी फेसबुक में काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हैं, उसके लिए मुझे काफ़ी डांट भी पड़ती थी, फ़ोटो मत खींचा करो करके। तो उस समय गनीमत है, मुझे था कि मैं बड़े अच्छे तैयार हूँ, क्योंकि जब भाग के शादी किया था हमने, तो हम एक सूट में गए थे, शादी का तो कुछ था ही नहीं। तो बड़ी अच्छे से शादी किया, वीडियो शूटिंग वगैरह हुआ वहाँ पे। उन्होंने पहला चीज़ डाउट वहीं से हुआ था, तो उन्होंने पहले बोला हाँ यहाँ पे अग्नि के 7 फेरे वगैरह नहीं होंगे, आप सिर्फ गांव के मतलब सॉरी वो जो मंदिर है, बाबा की मंदिर है, उसके 7 फेरे कर लो, वरमाला एक्सचेंज हुआ, क्योंकि दोनों की दूसरी शादी, उसकी भी दूसरी शादी थी, मेरी भी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिवाज अपना रिवाज होता है, ठीक है।
पापा ने कहा था कि बेटी का अडॉप्शन करना जरूरी है, बेटी को अडॉप्ट करो। कोई बायोलॉजिकल फादर नहीं होंगे महाराज जी, तो उन्होंने कहा बेटी को अडॉप्ट कर लूंगा। बेटी को अडॉप्शन करते करते 2 महीना हो गया। यहाँ उसकी स्कूलिंग चल रही थी क्योंकि नवंबर में हमारी शादी हुई, तो हमको उसको एग्जाम दिलाने लाना ही पड़ता था यहाँ पे। तो ज़्यादातर मैं राजनांदगांव में रहती थी, ये बात सही है। लेकिन जब मैं जाती थी तब तो एक पति को लगता था कि मैं तुझे प्यार करूँ, तो पता नहीं किस टाइप का पति था भाई, मुझे तो समझ में नहीं आया। उसने तो कभी मुझे टच किया ही नहीं और मेरे साथ ही नहीं रहता था। बात तो दूर की टच की होती, जब मेरे साथ रहे तो वो आदमी प्यार मोहब्बत की बात करे। वो तो रहते थे वहाँ लालू राम कॉलोनी में अपने मम्मी पापा के पास, और जेठ जेठानी भी थे वहाँ पे, उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की थे। मुझे रखे थे अच्छे से याद है बस स्टैंड अनंत इमेजिन्स में। मतलब शादी होने के बाद मेरे साथ एक रात भी नहीं रहे। हाँ। एक रात भी नहीं रहे। एक रात भी नहीं रहे। एक रात भी नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे साथ इसलिए नहीं रह रहा हूँ। मैंने पूछा क्यों भाई? मेरे को भी सब पूछते हैं, फ्रेंड्स लोग भी पूछते हैं कैसी रही फर्स्ट नाइट, क्या हुआ, तो पूछते हैं, आम बात है, पूछते हैं। मैं क्या बताऊँ कि मेरा हस्बैंड तो ऐसा रहता ही नहीं। फिर उसके बाद भाई वो आए और बोले करके मैंने पूजा, एक बड़ी पूजा रखी है, मेरी मन्नत थी कि मेरी माँ का ऑपरेशन हो जाए, दोनों नी रिप्लेसमेंट हो जाए और तुम पढ़ी लिखी हो, उसके बाद हम साथ रहेंगे। तो मुझे लगा भाई बड़ा मातृभक्त है और है भी मातृभक्त है, तो चलो ऑपरेशन कराने। मैं अपनी बेटी को छोड़ के गई कहाँ, जब मेरे साथ 1 मिनट अकेले नहीं रहती थी, उसको मैं रोता हुआ छोड़ के अपनी बेटी को गई अपने मम्मी पापा के पास राजनांदगांव, और उनको लेके शैलवी चली गई अहमदाबाद। शैलवी में पूरा सेवा जतन कराया उन्होंने, मेरे पास बहुत सारी पिक्स भी हैं, मैं बताया आपको, मुझे पिक्स लेने का बड़ा शौक है। उनका ऑपरेशन कराया, नीचे जमीन में सोई, दोनों ठीक है। भगवान आज उनकी ब्लेसिंग्स दिया होगा। बुजुर्गों का आप सेवा करो तो कहीं ना कहीं टकराती हैं, जो आज इस जगह बैठी। तो वो सब कुछ होने के बावजूद अब तब से हाँ, उसके बाद वापस आए। ठीक है, मुझे मेरे दीदी लोग और फ्रेंड्स लोग बोलते तू अच्छा तैयार होकर तू शुरुआत कर, वो नहीं कर रहे हैं। तो भाई एक पति कैसे किसी अपनी पत्नी को बोल सकता है अगर वो तैयार होकर आपके सामने आ रही है और अच्छे से आपका हाथ पकड़ी, चलो बैठो आज खाना साथ में खाएंगे, तो वो पति का वर्ड क्या होता है कि तू वैसे जैसी हरकत मत कर, ऐसा तू मेरे को छू मत। तो तुमने शादी क्यों किया? तुमने शादी क्यों किया? जब तुमको मेरे छूने से प्रॉब्लम, तुमको मेरे साथ रहने से प्रॉब्लम, तो तुमने शादी क्यों किया? ठीक है भाई, मारो पीटे चले गए, ठीक है चलो मारा पीटा तो जान दो, फ्रस्ट्रेशन होगा, किस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन होगा उसको माइंड नहीं किया। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या होता है, हम हिंदुस्तान में रहते, बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन आज भी लड़कियां ये सोचती कि अगर दूसरी शादी के बाद आप वापस जाओगे कैसे फेस करोगे। वो चीज़ बहुत बड़ा एक गिल्ट था मेरे अंदर कि अब ज़्यादा दुख नहीं देना है अपने पेरेंट्स को, जैसा भी होगा बर्दाश्त करूँगी। ठीक है, किया बर्दाश्त रहे। फिर एक दिन जब उसने मेरी बेटी को मारे तो मैंने पलट के मारी, इतना उसने मारा। तो जब मेरी बेटी को मारा तब मुझे सहन नहीं हुआ बोतल से, फिर मैंने उसको मारा, उसने मुझे मारा, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। यहाँ से एक्चुअली दिक्कत हम दोनों के बीच में आ गई, पुलिस यहाँ से एंटर करती है। बाजू वालों को आवाज आई, सोसाइटी वालों को, तो उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। आपको मैडम बताऊंगा कि फिजिकल रिलेशन आप दोनों में नहीं होता था, बिल्कुल नहीं, जिसका एक बड़ा कारण था, आपको बताएंगे उसका। ये आपको कब मालूम चला? एक्चुअली वो क्या कारण था और कब मालूम चला? हाँ मैं बता रही हूँ ना, ये सारी चीजें हुई। उसके बाद 2-3 फेस्टिवल आए, मैंने बुला करके मुझे गहने दो। लड़कियों को अपना स्त्री धन बहुत प्यारा रहता है, गहने तो उसने पूरा ले जाके कब बेच दिया या गिरवी रखा मुझे आज तक नहीं पता। उसकी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, तब की रिकॉर्डिंग्स हैं, फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर था, पूरी रिकॉर्डिंग्स है, उनके पास भी होगी, मेरे पास भी होगी। तो मैंने मम्मी मेरे दिमाग में ऐसे चालू हुआ, वो 12th पास भी नहीं थे। धीरे धीरे परतें खुलती गई। उसके बाद काफ़ी सारे डिस्प्यूट होना ही, आप किसी के बारे में गलत जानते हो, आपको आप ऑलरेडी एक ब्रेकअप लाइफ जी चुके हो, है ना, आप डिवोर्सी लाइफ जी चुके हो, तो दूसरा ना हो आपके साथ तो आप बहुत इरिटेट हो जाते हो लाइफ में। और उसमें भी इरिटेट कि आपका हस्बैंड नहीं रहता, आप अकेले सर्वाइव कर रहे हो। कोरबा में मैं किसी को नहीं जानती थी, किसी को भी नहीं जानती थी, लेकिन होता है कि भगवान कहीं से दुख देता है ना, तो कहीं ना कहीं 2-3 अच्छे लोगों को मिला देता है। कोरबा में भी अच्छी फैमिली थी, अनंत इमेजिन्स में वालिकर फैमिली थी, बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी।
पैर फ्रैक्चर था, बच्ची छोटी थी, गर्मी का दिन था, कूलर में पानी में कैसे डालूं? बेटी तो डाल नहीं सकती थी, तो पड़ोसी आके डालते थे तब सो पाते थे। घर में खाने को कुछ नहीं, बाहर जाके कमाना खाना, वो चीज आज भी रोंगटे खड़े करती कि वहां पे सरवाइव करना बहुत गंदा था। किस प्रकार से सर्वाइव कर पा रहे थे? जॉब किया था केपीएस स्कूल में, मैंने टीचरशिप का भी जॉब किया, किसी के घर जाके भी काम किया। किस तरह का काम? ठीक है, जैसे किसी मैं अभी भी रोटी बहुत अच्छा बनाती हूँ, शुरुआत से पतली रोटी बहुत बनाती थी। तो उनके यहाँ जाती थी आंटी क्या, सीमा नाम की आंटी थी, उनके यहाँ जाती थी। वो ना तबीयत भी खराब रहती थी तो ठीक है बना दो, हेल्प करती थी। दिशा के स्कूल के ड्रेसेस के लिए वहाँ पे एडमिशन कराया तो उसमें भी अपना फादर ने अपना नहीं लिखाया उसने। वहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट इतना शुरू हो गया, उसने सीसीटीवी कैमरा लगाया, उसको लगा कि अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो ये किसी के पास तो नहीं जा रही है, तो सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। सीसीटीवी कैमरा शक था आपके ऊपर? हाँ, आप जो बाहर जा रहे हैं, शक इसलिए था कि अनंत इमेजिन्स में कुछ एक्टिविटीज होती थी तो मैं भजन में पार्टिसिपेट करती थी, डांस आता था, जो एनुअल चीजें होती थी उसमें बस आप एक्टिविटी, तो उनको ये लगा था सारी चीजें ठीक थी, तुम नहीं रहते मेरे साथ, नहीं कुछ कर पाते। एक औरत को एक बच्चा का सहारा मिल जाता है तो उसको दूसरी चीजें नहीं चाहिए रहती, नहीं करते। आप एक जगह शांति से बैठे रहो, अपनी माँ बाप की सेवा कर रहे हो, करो। मेरे को कोरबा में ही रहने दो, वापस नहीं जाना था मेरे को, अपने पापा को और दुख नहीं देना था, लड़का नहीं था उनका। कम से कम आप शांत तो रहते। आप सीसीटीवी कैमरा लगा के मेरी बच्ची की पिक और मेरी पिक करके कितने दिन तक मैं उसे डर के साथ जी हूँ कि मेरा प्रोफाइल तुम खराब कर दोगे, आगे मैं क्या करूँ, मेरी बेटी क्या आपको करेगी। जानकारी थी कि आपके घर में कैमरा लगा हुआ है? हाँ, मेरे सामने जानते होंगे, अनंत इमेजिन्स में भी सब रहते, कोरबा में बस स्टैंड के पास वहाँ पे रूम था, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा का तो सबको पता था। वालिकर फैमिली जो जिनने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उन्होंने आपके वीडियो सारे बनाए, उसको कब लेकर आपको भी डराने का प्रयास किया? बहुत डराते थे। जब मैं मेरे पर एक बार तो उन्होंने कुछ मिर्ची पाउडर वगैरह फिकवाया था। वो जो पुलिस का केस हुआ था, अनंत इमेजिन से पुलिस में कंप्लेन गई थी कि इनके यहाँ इतने रूम नंबर में, फ्लैट नंबर में मारपीट हो रही है हस्बैंड वाइफ में, तो आप आके देख लीजिए। तो मेरे हस्बैंड को लगा, उसको लगा कि मैंने किया, लेकिन मैंने नहीं किया था। किसने कंप्लेन किया मुझे नहीं पता। फिर कंप्लेन हुआ, वो अंदर रहा, पुलिस के सामने मुझे लात घुसा मारा उसने, पुलिस के सामने मारा, कांस्टेबल से हाथापाई हुई। तो उसको भाई तुम ऑन ड्यूटी पेट्रोलिंग वाले को अगर तुम मारोगे, धक्का दोगे तो वो तो तुमको बंद करेगा ही करेगा, तुम मेरा तो छोड़ ही दो। उसने बंद किया उसको। उसके बाद पेरेंट्स आ गए उसके कि छुड़वा दो, तो फिर एक रहता है ना ठीक है एक सेकंड मौका दो। तो वो जो खुन्नस थी, फिर वहां से जो चली आई उस आदमी की खुन्नस, उसने, मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो उसने बॉर्डर फिकवाया था। ऐसा बॉर्डर की पता नहीं, फेस में इतने बड़े बड़े दाने हो गए थे। भगवान की कृपा हुई कि फिर पापा को फोन किए, पापा आए, पापा को सारी बातें पता चली। पापा ने सामाजिक बैठक किए तो समाज में उसने बोला मैं उड़ीसा जाऊंगा। वो लिखित पेपर है मेरे पास, मैं सारे पेपर्स आपको पूरे के पूरे प्रूफ के तौर पे दिखा दूंगी, जिसमें उसके साइन, उसके फादर के साइन, उसी के समाज के, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सबका साइन है, मेरे फादर का, मेरा साइन। उसमें ये मेंशन था कि मैं कमा नहीं सकता हूँ तो मैं उड़ीसा जा रहा हूँ और राउल केला जहाँ पे उसकी बहन रहती, वहां जाके कमाऊंगा और इसको महीना 8,000 रुपये महीना दूंगा। ये तय हुआ। मेरे पापा ने मुझे अपने पास लिया क्योंकि कोरबा में मैं किसी को नहीं जानती थी। वहां से ये आदमी 2 महीना भेजा, उसके बाद आज दिन तक पैसा नहीं भेजा। ठीक है, तो नहीं भेजे, तो मुझे तो डिवोर्स नहीं चाहिए था। क्यों इतना बड़ा कलंक थोड़ी दोबारा लूंगी कि मैं डिवोर्सी हूँ। ठीक है, लोग पूछते थे हस्बैंड कहाँ, तो ठीक है बाहर कमाने गए हैं, जॉब है। तो आजकल यह हम बात हो गई है, लॉन्ग डिस्टेंस रहता है। कितने दिन तक आप झूठ बोलोगे? आप दिवाली होली में अगर मायके में हो तो चीज़ तो कजूती है। मम्मी की तबीयत भी खराब, वैसे दोनों टाइम हुआ है। जब मैं गई थी तो मम्मी को माइनर अटैक आया था। जब मेरा सेकंड टाइम हुआ तो मम्मी को फिर से प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। हमने सुना कि आपको बहुत तरीके से टॉर्चर करते थे, आपकी पिक्स को लेके, आपके वीडियोस को लेके। मेरी जो उन्होंने पिक्स निकाली थी वीडियो में, शॉर्ट्स, जब माँ बेटी रहते हैं या 2 महिलाएं रहे तो कुछ भी पहने,
ठीक है, धोखे से हम हॉल में कपड़ा चेंज कर लिए, उस पिक को उन्होंने वायरल करके मेरे इंस्टाग्राम, मेरे एफबी में ये लिखो तुम कि यार ये मेरा नंबर पूरा उन्होंने बताया और उसमें लिखा कि इसकी न्यूड पिक दो। अरे मेरे से मांग लेता, तेरे को था, तू तो मेरा पति था, तू तो देख लेता मेरे को, तू दूसरे से क्यों मांग रहा है? मेरे से ही मांग लेता, मेरे से ही मांगता ना। तू मेरे पूरे फ्रेंड्स को कर रहा है, जिसमें मेरे भाई लोग हैं, मेरे भाइयों को किया, मेरे फ्रेंड्स लोग को किया। उस पर लिखता है इसके साथ जो ब्लू फिल्म बनाएगा उसको इतना रुपए दूंगा। तू बनाना मेरे साथ, तू तो मेरा पति था, तेरे को तो लीगल हक था, तू दूसरे को क्यों बोल रहा है? तो अपने दोस्तों को भी भेजना चाह रहा था कि बच्चा हो जाए तो नाम तेरा हो जाए। तूने तो अडॉप्ट किया, इसी को अडॉप्ट कर लेता मेरी बेटी को, उसको तूने वायरल किया। ठीक है, आईटीएक के लिए लगाया मैंने, आईटीएक का आ गया है आज। आईटीएक में भी ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली, आज जो बोलते हैं ना सब मिडिल क्लास फैमिली बहुत ना, या पावर या पैसा या पावर, दो चीज होना चाहिए आपके पास। तो दोनों चीज हमारी नहीं थी। मेरे पापा, मैंने आपको पहले बताया, बहुत सिद्धांतवादी थे, अप्रोच नहीं, कुछ नहीं, लड़ते रहते, केस लड़ते रहे, 498 लगाया, सारी चीज लगाया, उसके बाद उसका दिमाग बौखला गया। बड़ी मेहनत से मैंने किस्त से मेरी जॉब 3000 से आज यहाँ तक पहुंची हूँ। एक कार लिया, कार अभी तक नहीं था, दूसरी शादी तक कार नहीं था, लेकिन मेरे पापा अपनी कमाई से जितना जेवर गए थे सब रख लिया। वहां से आए, उसने मेरी गाड़ी फोड़ा, बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगाए हैं, तब भी ठीक नहीं था, मेरा नंबर नहीं लिख रहा था। अरे तो मेरे फोटो वायरल कर दिया, ठीक है, शॉर्ट्स में किया, सब लड़कियां पहनती है, इट्स ओके। तूने नहीं छुआ, इट्स ओके। आप जो औरत ममता की मूर्ति, औरत का दिल बहुत बड़ा होता है, ये होता है, और नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए औरत का दिल बड़ा। आप देते जाते हो आप समय किसी को कि बस 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 ठीक है, लेकिन जब आपके माँ बाप के सामने फोन आता है, क्या तू चलती है, तू लड़की सप्लाई करती है, तो मेरे साथ सुन, ये सबसे गंदा, सबसे बड़ा डर ये होता है कि चलो आपकी माँ को ये दिन देखना पड़ रहा है कि दो शादी कर आपकी टूट गई, उसके बाद आप समाज में नहीं, किसी शादी में नहीं जाते हो, शादी में नहीं जा रहे हो, आप पूरा छुपते रह रहे हो, शादी में नहीं जा रहे। मेरे पापा बोले समाज में कोई एक्सेप्ट करे नहीं करे, मम्मी पापा हम तेरे साथ हैं, चल तू, कौन तेरे को क्या बोलेगा। पढ़ते गई, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को तो ये लगता था कि अगर हमारे हस्बैंड से अगर हेल्प मांगे तो हमारे हस्बैंड को तो नहीं करेगी, तेरी तो 2 शादी टूटी हुई है, 2 शादी टूटी हुई तो किसी और के हस्बैंड को तो नहीं ले लूंगी, कैसे लूंगी? मेरा खुद का घर टूटा हुआ है, उसका दर्द मैं समझती हूँ, मैं किसी का घर तोड़ ही नहीं सकती ना, बिल्कुल नहीं तोड़ सकती, वो चीज नहीं समझा। सब सारी चीजें मेरे मम्मी पापा जो झेले, वो तो मतलब शायद ही मेरे पापा खुद एडवोकेट होके उसी कोर्ट में जाना, लड़ते रहना, मेरे साथ खड़े रहना। मेरी मम्मी बीमार होने के बावजूद भी उनका ट्रीटमेंट चलते मेरे साथ सर। और मेरी बेटी जिसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी अपने फादर को, उससे वो अलग हो गई, जिसको फादर नहीं बोलना चाहती थी उसको पापा बोलना शुरू। वो आदमी ने इसके साथ ऐसा किया, उसकी माँ के साथ स्कूल चेंज कराती रही कि मेरी बेटी की मेंटलिटी सुधरे, वो डिप्रेशन में आ गई। इंसान बहुत लड़ता है, लेकिन इस बार भी सुसाइड करने के बहुत सारे बार ऑप्शन है, लेकिन नहीं किया मैंने। सिर्फ इसलिए नहीं किया कि जो पहले गलती की थी मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी सह सकती है, मेरी मम्मी सेज में सह सकती, तो मैं सह सकती हूँ। मैंने सहा, मैं सही, लेकिन आपका पास्ट पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि हर कोई आपको समझता है कि आप 2 आदमियों के साथ रह लिए, तीसरा चौथा क्यों नहीं। अरे यार, हम पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, हर औरत एक जैसी नहीं होती है। उसने इतनी गंदी गंदी गालियों के मैसेज किया। आपको एक मैसेज अगर दिखा दूंगी, अगर कोई अगर इसको बोल दिया कि हाँ ये मैसेज पढ़ने लायक है, ये ITX में हुआ था, ये मैसेज है, ये लैंग्वेज अगर पब्लिक पढ़ सकती है, उल्टा नहीं दिख रहा है तो इसको तो आप बोल भी नहीं सकते किसी को। ये कौन है? ये ITX लगा है, ये ITX लगा, यही इसका नंबर है। ये आदमी दीपक गर्ग है,
जो कोरबा में है, तो कृपया मैं हर लेडी से बोलूंगी कोई इस आदमी से शादी ना करे। अगर ये तीसरी शादी करना चाह रहा है तो ना करे। ये मैसेजेस हैं, अगर आप पढ़ सक रहे हैं। लैंग्वेज आप अगर देखेंगे, इसकी लैंग्वेज नीचे ये आप देखें, ये जो सुअर लिखा है, ये क्या लिखा है उसके आगे मैं तो बोल भी नहीं सकती। ये मैसेज मेरे पापा, मेरे फादर ये मैसेज कोर्ट में दिखा रहे हैं कि इसके साथ ये हुआ है। ये मैसेज एक बाप पढ़ रहा है, एक जवान लड़की पढ़ रही, मेरी बेटी। आप बताइए, ये मैसेज है, ये मैसेज है। और ये बाकायदा टेक्स्ट मैसेज के IT एक्ट का तो आ गया, इसमें भी इसके बाद इसको चैन नहीं पड़ा। इस आदमी ने हर जगह बोल रहा है कि मैं झूठी शिकायत करी हूँ। अच्छा है, झूठी शिकायत करी तो आ जाओ, प्रूफ कर दो। से आप निकली, गुजरी, फिर आपने स्टडी शुरू की। आप टूटी नहीं, आप टूटने के बजाय और मजबूत होते थे। शायद इसलिए कि आपके साथ आपकी बेटी थी और आपको अपनी बेटी के लिए जीना था। बेटी के और माँ बाप के लिए जीना। बुढ़ापे में अगर किसी के माँ बाप को अगर आपको लगे कि वो बुढ़ापे में आपका इतना देख रहे हो, तो वो माँ जब देख सकती है तो ये माँ तो अपनी बेटी के लिए जी सकती है ना। जब हर चीज बर्दाश्त करके जब आपने स्टडीज स्टार्ट की और इतने सारे टेंशन, मुझे सारे प्रॉब्लम्स के साथ में, फिर आपने स्टडीज स्टार्ट की, 3 PG किया, LLB, LLM, ये कैसा? एक जुनून था ना कि आप, पहला जुनून था बेटी को पढ़ाना है, दूसरा जुनून था कि कुछ कर दिखाना है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी आपके नहीं रहते। आपका साया, वो जो कहावत है ना कि मुसीबत के समय साया साथ छोड़ देता है, लेकिन मेरा साया तो मेरे मम्मी पापा, मेरी बेटी थी। जब साथ नहीं छोड़े तो मैं कैसे थक सकती हूँ? थकना और रोना तो मना ही है ना। एक औरत को थकना और रोना तो दोनों ही चीज बना रहती है। सब चीज ठीक थी, भगवान से कोई शिकायत नहीं। बहुत अच्छे लोग मेरे वेस्टलैंड के फ्रेंड्स, मेरी दीदी, मेरे जिया जी, उन लोग जो मेरे को बचपन से जानते हैं वो जानते हैं कि नेहा गलत नहीं हो सकती। मैंने कभी किसी को प्रूफ नहीं किया, मेरा सपोर्ट किए। बहुत आदमियों से कभी भरोसा नहीं उठा, लेकिन मेरी बेटी का एक शब्द जो आज तक मेरे को चुभता है वो ये रहता है, मम्मी हर पापा ऐसे ही होते हैं। तो मैंने कहा नहीं बेटा, हर पापा ऐसे नहीं होते। मेरे पापा ऐसे नहीं है, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने भी कोई हाथ तक खड़े होके छोड़ के गए ऊपर। भगवान से ये शिकायत है कि सारे लोग साथ छोड़ दे, जो बैक सपोर्ट था, पिलर था, उसको भी आप छीनिए। अब कितना मतलब परीक्षा लेके देखते हैं आगे। जो लोग गेस्ट तो दूर मेरे से बात नहीं करते थे, वो समाज के लोग आज मेरे को VIP गेस्ट इतनी जगह बन के जाती है कि मेरे पास टाइम नहीं रहता। मैं मना करती हूँ, आज ये कंडीशन है कि मैं मना करती हूँ, नहीं मेरे पास टाइम नहीं मैडम, इस दिन वो इधर गेस्ट बन के जा रही हूँ, इधर VIP गेस्ट बन के जा रही हूँ। इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। कैसा लगता है एक लड़की जो अपनी बेटी को पालने के लिए दूसरे घर में रोटी बनाती थी, स्कूल में डांस सिखाती थी, आज वो VIP गेस्ट बनती है, बड़े बड़े फंक्शंस पे जाती है, लोग खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं, उनके वेलकम करने के लिए वेट करते होंगे, घंटों घंटों वेट करते होंगे। कैसा लगता है सारी चीज़ों को देख के? लाइफ पूरी पलट गई, कैसा लगता है? एक जगह के आप ये सोचते हो कि अब ये सब चीज़ें की जरूरत नहीं, जब जरूरत रहती तब साथ नहीं है। तब क्यों? ठीक है, अच्छी बात है। मैंने पूरे फेस को एंजॉय किया है, पूरे फेस को भी एंजॉय किया है, क्योंकि पेरेंट्स साथ में थे। अभी अच्छा फेस है, एंजॉय करूंगी, लेकिन पापा साथ में हैं बस। तो ये सारी कहानी आपने सुनी। पूरा इनका लाइफ जो है, पूरा इनका जो जीवन है, ये अभी प्रेरणा मोटिवेशन से भरा हुआ है। इनकी लाइफ बताती है, इनकी लाइफ की जर्नी बताती है कि परेशानी होने पर हमें पूछना नहीं है, जुड़ना है और मजबूत होकर खड़े होना है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसी लगी इनकी स्टोरी, इनकी लाइफ, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर हमें। और अगर आप जानना चाहते हैं और कुछ इनसे मिलना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिएगा 10 की खबर के साथ। धन्यवाद।